हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइडर अड्डा पर। दोस्तों, हम लोग की जो मनांग वाली राइड है, बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग वाली राइड जो बोलते हैं, बाइक से अगर आप राइड कर रहे हो, वो राइड फिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जब आपको मनांग राइड करना है तो आपकी इटिनरी क्या होनी चाहिए। इटिनरी में मतलब आपको कितना दिन लेके जाना होगा और कैसे कैसे कवर करना है। अगर आप बहुत जल्दीबाजी में कवर करना चाहते हैं तो मिनिमम कितना डेज़ आपको रखना होगा आपके पास मनांग की राइड करने के लिए, और अगर आप जो है कवर कर रहे हैं आराम से तो आपको कितना डेज कवर करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आप इंडिया के किसी भी पार्ट से हों, सबसे पहले बेहतर होगा कि आप आ जाओ गोरखपुर। गोरखपुर नेपाल बॉर्डर से अगर देखा जाए तो वो नियरर सिटी है इंडिया की, जहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं नेपाल को, नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। तो आप दिल्ली, बेंगलुरु, आप जहाँ से भी आना चाहो तो सबसे पहले आप गोरखपुर आ जाओ उत्तर प्रदेश में। यहाँ से 90 किलोमीटर के आसपास जो है वो नेपाल का नौतनवा बॉर्डर पड़ेगा। तो हम लोग गोरखपुर टू गोरखपुर ही कवर करेंगे। तो आप जो है गोरखपुर जब पहुँच गए तो यहाँ पर आप अपने बाइक से रिलेटेड कुछ भी काम करा सकते हैं। मैक्सिमम जितनी भी इंडिया की ब्रांड हैं बाइक की, वो सब उनके शोरूम यहाँ पे मौजूद हैं, सर्विस सेंटर मौजूद हैं। तो आप आसानी में बाइक से रिलेटेड कोई भी काम कराना हो तो आप आसानी से यहाँ पे करा सकते हो। और आगे के ट्रिप के लिए कुछ तैयारी करना है, कुछ परचेज करना है तो आप गोरखपुर से परचेज कर सकते हो। अब आपको स्टार्ट क्या करना है कि पहले दिन डे 1 आपको गोरखपुर से अर्ली मॉर्निंग निकलनी है। जो बॉर्डर की टाइमिंग है वो 9 to 9 है, मतलब सुबह 9 बजे जो है वो बॉर्डर खुल जाएगा और रात में 9 बजे बंद होगा। तो और गोरखपुर से आपको बॉर्डर में पहुंचने का लगेगा, मॉर्निंग के टाइम में भीड़ होती नहीं है, तो 90 किलोमीटर कवर करने में आप 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बीच में आप कुछ चाय नाश्ता स्नैक्स भी लेते हैं। तो आप मॉर्निंग में कोशिश करिए कि 7 बजे से गोरखपुर आप क्या करो, चेकआउट कर जाओ, यहाँ से निकल जाओ अपनी बाइक के साथ, और आप 9 बजे के आसपास पहुँच जाओ बॉर्डर पे। बॉर्डर पे आपको बनवाना होगा परमिट अपनी बाइक की। अब परमिट कितने दिन का बनवाना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। परमिट जब भी कभी आप दूसरी कंट्री में एंट्री करने का परमिट बनवाइए तो कोशिश करिए कि थोड़ा एक्सटेंडेड डेट लेके बनवाइए। मतलब आपका प्लान है 8 दिन का तो आप परमिट बनवाओ 10 दिन का, क्योंकि कॉस्ट तो 150-200 ही रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा। लेकिन अगर आप अंदर कहीं फंस गए, रिमोट एरिया में कहीं फंस गए और आपका परमिट जो है वो लैप्स हो गया, तो फिर वहाँ पे बनेगा भी नहीं है परमिट। जो उनकी मेन सिटी है, जैसे पोखरा है, काठमांडू है, ऐसे जो मेन सिटी है उनकी, वहीं पे परमिट जो है वो उसका एक्सटेंशन होता है। नॉर्मली आप रिमोट एरिया में चले जाएंगे तो परमिट का एक्सटेंशन नहीं होगा। तो हम लोगों ने जो परमिट बनवाई थी वो 10 दिन की बनवाई थी, और हम लोग का जो ट्रिप प्लान था वो 8 से 9 दिन का प्लान था। तो हमने 1-2 दिन जो है वो एक्सटेंड करके परमिट बनवाया था। परमिट का कॉस्ट कितना आया, तो 10 दिन का हम लोग परमिट कॉस्ट जो दिए थे वो 1050 रुपये दिए थे। तो वहाँ से आप परमिट बनवा लिए। परमिट बनवाने में क्या होता है कि वहाँ एक फॉर्म मिलता है, आप फॉर्म जो है वो फिल करके आप गाड़ी का जो ओरिजिनल आरसी पेपर, अपना डीएल दिखाइए, और गाड़ी आपकी सामने होनी चाहिए ऑफिस के, वो दिखाइए, तो आपका परमिट वहाँ पे बन जाता है। लेकिन उनका जो फॉर्म होता है वो मोस्टली नेपाली में पूरा लिखा होता है, तो आपको समझ में नहीं आता कि भाई यहाँ पे फिल क्या करना है। तो वहाँ पे कुछ ब्रोकर होते हैं जो 100 रुपये से 150 रुपये लेते हैं, और वो फटाफट अपना आपका फॉर्म फिल करेंगे। जो भी फोटोकॉपी की नीड होगी वो सब करके जल्दी से जो काम आपको लाइन लगा के आधे 1 घंटे में करना होगा ना, वो 10 मिनट में करके आपको दे देंगे। तो बेटर होगा कि आप स्मूथ रखने के लिए अपना ये ट्रिप जो है उनको दे दीजिए, और वो परमिट बनवा के आपको दे देंगे। तो वो कॉस्ट करेगा 1000 रुपये से लेके 1100 रुपये के आसपास 10 दिन का वो परमिट कॉस्ट करेगा। तो आपने परमिट बनवा लिया, फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करवाना। करेंसी एक्सचेंज कैसे होगा, तो अगर आप 1 रुपये देंगे इंडिया का तो आपको मिलेंगे 1.6 रुपीज़, मतलब कि आप 1000 रुपये देंगे तो 1600 रुपये आपको नेपाली मिलेगा। कैसे मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारे ऑफिस हैं। जैसे आप बॉर्डर पहुँचेंगे, परमिट का काम खत्म करवाएंगे, तो आप आगे निकलेंगे तो देखेंगे इतने सारे ऑफिस पड़े हुए हैं करेंसी एक्सचेंज के। वहाँ पे आप आराम से अपनी करेंसी जो है वो एक्सचेंज करा सकते हैं। कुछ नाश्ता पानी करना है तो कर सकते हैं। तो ये काम करते करते अगर 9 बजे खुला वो तो 9:30 या 10 बज जाएंगे मैक्सिमम। अब यहाँ से आपको आगे का ट्रिप करना, अगर आपको मनांग जाना है तो 2 तरीका है। एक तो आप काठमांडू से होते जाइए, और एक जो है वो आप पोखरा से होते जाइए। जो पोखरा वाली रूट है करंट सिनेरियो में वो काफ़ी स्मूथ है, तो उस रोड से जाएंगे तो 280 किलोमीटर टोटल आपका गोरखपुर से डिस्टेंस पड़ेगा।
पोखरा का, यानी 180 किलोमीटर लगभग जो है सोनौली बॉर्डर से आपको पोखरा पड़ेगा। और 180 किलोमीटर जो है आराम से कवर करने में आपको 5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि पहाड़ का रास्ता है तो आप जानते हैं कि 30 से 35 किलोमीटर पर आवर का ही आप एवरेज निकाल पाते हो। तो आप 5 से 6 घंटे बॉर्डर से आप पोखरा पहुँच सकते हैं। रोड आपको स्मूथ मिलेगा, कोई भी मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी, रास्ते में खाने पीने का पूरा सामान मिलेगा। और अगर आप 10 बजे निकल जा रहे हो तो आराम से आप 3 से 4 बजे के आसपास पोखरा पहुंच सकते हो। तो होटल में स्टे करके आप थोड़ा सा जो है पोखरा के इवनिंग जो इसकी स्ट्रीट है, फेवा लेक वाली स्ट्रीट है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। डे 1 में पोखरा भी काफ़ी खूबसूरत है, तो उसको पूरा शाम आप उसको पोखरा को दे सकते हो। और पोखरा के जो क्लब और नाइट लाइफ जो है काफ़ी फेमस है, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो उसी दिन, अगर आप थके नहीं हो तो। दूसरा तरीका ये है कि आप पोखरा न जाना चाहें, आप जो कैपिटल है वहाँ की नेपाल की काठमांडू आप जाना चाहें तो थोड़ा सा डिस्टेंस आपको ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। जैसे गोरखपुर से 330 किलोमीटर के आसपास जो है वो आपका काठमांडू है। तो जहां आप बॉर्डर से 180 किलोमीटर पोखरा के लिए कवर कर रहे थे, वहां यहाँ पे आपको लगभग 230 किलोमीटर जो है वो काठमांडू के लिए आपको कवर करना पड़ेगा काठमांडू जाने के लिए। वहाँ पे आपका स्टे होगा, तो ये लेकिन थोड़ा टाइम भी आपको ज़्यादा लग जाएगा। जैसे 40-50 किलोमीटर डिस्टेंस तो एक्स्ट्रा है, लेकिन रोड भी काफ़ी गंदा है। नारायण घाट से होते हुए अगर आप जाएंगे काठमांडू की तरफ तो बहुत गंदा रोड आपको मिलने वाला है। और ऐसे सिनेरियो में जो मतलब कि 220-30 किलोमीटर जो कवर करने में 6-7 घंटे लगते हैं, वो 9-10 घंटे भी लग सकते हैं। 10 बजे आप निकल रहे हैं तो शाम को 7-8 बज जाएंगे, तो उस दिन आप काठमांडू एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। आप जाके वहाँ पे रेस्ट करेंगे, स्टे करेंगे और अगले दिन आगे की तैयारी कर लेंगे। तो ये डे 1 हो गया। या डे 1 में आप सोनौली बॉर्डर से, मतलब गोरखपुर से निकलो, सोनौली बॉर्डर से होते हुए या तो पोखरा जाओ या फिर आप काठमांडू जाओ। गोरखपुर से जो पोखरा का डिस्टेंस पड़ेगा वो लगभग 280 किलोमीटर पड़ेगा, और गोरखपुर से जो काठमांडू का डिस्टेंस पड़ेगा वो लगभग 230 किलोमीटर पड़ेगा, 330 किलोमीटर पड़ेगा। तो ये डे 1 में आप कवर कर सकते हैं। अब आते हैं डे 2 पे। अगर आप काठमांडू में हो तो काठमांडू और पोखरा के बीच में, लगभग एग्जैक्ट बीच में नहीं है लेकिन उनके बीच में एक जगह है डूमरे, वहाँ से आपको जो है वो मनांग के लिए ऊपर निकलना पड़ता है। तो अगर डूमरे अगर पोखरा से देखा जाए तो 60 किलोमीटर है डूमरे, अगर आप पोखरा से डूमरे आ रहे हैं। और अगर यहाँ से आप आ रहे हैं, काठमांडू से डूमरे आ रहे हैं, तो लगभग जो है वो 120 किलोमीटर के आसपास जो है वो डूमरे पड़ जाएगा। तो मॉर्निंग में आप निकलिए पोखरा से, अगर आप आ रहे हैं तो डे 2 में आप डूमरे आइए। काठमांडू से अगर आ रहे हैं तो आप डूमरे आइए, और डूमरे से आप लगभग 40 किलोमीटर ऊपर जो है आपको जाना है बेसी शहर, जहां आगे परमिट का काम होता है और एक बड़ा मार्केट है। ये रिमोट एरिया शुरू होने के पहले अगर देखा जाए तो यही एक मार्केट है जहां आपको पूरी फैसिलिटी मिल सकती है। तो डे 2 में आपको क्या करना है, अगर आप बाई पोखरा कवर कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि बाई पोखरा कवर करें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ी सी स्मूथ आपको रोड मिलेगी, और इवन पोखरा भी काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है, तो वहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा। काठमांडू में क्या है कि नेपाल का कैपिटल है, इसलिए भीड़ भाड़ काफ़ी होते हैं, स्ट्रीट काफ़ी भरा होता है, तो बहुत मतलब आपको, आप शहर से ही आ रहे हो तो वहाँ भी शहर वाली ही फीलिंग आएगी, हिल वाली फीलिंग आपको काठमांडू में नहीं आएगी। खैर, जहाँ से भी आपको जाना, तो अगर आप पोखरा से जा रहे हैं तो आप डे 1 में पोखरा से निकलिए, डूमरे आइए और डूमरे से चले जाइए बेसी शहर। और बेसी शहर अगर आप, एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी आप पहाड़ों की राइड कर रहे हो तो एज पॉसिबल जितनी मॉर्निंग में उतना मॉर्निंग आप जगने की आदत डालो। रात में भले ही आप 9 बजे सो जाओ, लेकिन मॉर्निंग में कोशिश करो आप 4 बजे जग जाओ और होटल का चेकआउट कर दो 5 बजे के आसपास, 5-5:30 बजे के आसपास होटल से चेकआउट कर लो। आपको यहाँ भी वही करना है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, 5 से 6 बजे आपको पोखरा या काठमांडू से निकल जाना है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो डूमरे होते हुए बेसी से पहुँचने में आपको 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा इसमें आपको गंदा मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं आपको लैंडस्लाइड मिलेगी तो हो सकता है कि रास्ता रुका हुआ हो, तो 5 से 6 घंटे आपको लग जाएंगे। तो अगर आप सुबह 6-7 बजे निकल रहे हैं तो लगभग 1 बजे 2 बजे के आसपास जो है आराम से बेसी शहर पहुंच जाएंगे। और वहां पे पहुंच के सबसे पहले आप करवाइए अपना परमिट वाला काम। परमिट मतलब मनांग अगर आपको जाना है तो वहाँ के लिए जो कंजर्वेशन एरिया है, वो एशिया जिसको बोलते हैं पूर्णा कंजर्वेशन एरिया, उसके लिए आपको परमिट लेनी पड़ेगी। 1000 रुपये की परमिट है, सिंगल एंट्री परमिट है, मतलब एक बार आप एंट्री कर रहे हो तो 1000 लगेगा। उधर से आपको वापस आ गए तो वो परमिट आपका लैप्स हो जाएगा। अब ये नहीं कि हम दोबारा वहाँ पे जा रहे हैं तो उसी परमिट से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सिंगल एंट्री परमिट है 1000, वो परमिट बनवाइए। और फिर जो है उस दिन आप बेसी शहर रुकिए, कुछ आपको मार्केटिंग करनी है, आपको रिलैक्स होना है, तो पूरा शाम आपके पास बेसी शहर में रुकने के लिए पड़ा हुआ है। अब ये डे 2 हमारा हो गया। डे 3 की बात करें
तीसरे दिन आपको बेसी शहर से जाना है मनांग। ये सबसे ख़राब वाला रास्ता आपके लिए होने वाला है। सबसे ज़्यादा जो ऑफ रोडिंग मिलती है वो बेसी शहर से मनांग पे मिलती है। कोशिश करिए कि आप मानसून सीज़न में भूल के भी मनांग मत जाइए, क्योंकि रोड बहुत ही गंदा है। आप जितना सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा गंदा है। जो कहीं कहीं रोड ऐसे पूरा का पूरा यू टर्न है, और यू टर्न पे भी इस तरह से एंगल बना हुआ है। तो मतलब गाड़ी में वेट अगर ज़्यादा है, और क्या छोटे छोटे पूरे पत्थर हैं, ऐसा नहीं ग्रिपी रोड भी नहीं है, तो गाड़ी बिल्कुल उसमें ट्रैक्शन नहीं बन पाता है, फ्रिक्शन नहीं बन पाता, और गाड़ी फिसलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। और क्योंकि आप हाइट गेन कर रहे होते तो इस हाइट में क्या है, आपका एफर्ट भी उतना नहीं आ पाता, आपको डिस्निया होती है, सांस फूलता है, और वो ताकत भी नहीं आ पाता है। वहाँ पे सीन आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बिल्कुल आपको नेचर वहाँ मिलेगा, पोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आपको नो डाउट मज़ा आएगा। और वाटरफॉल तो पूछो मत भाई, भर भर के आपको वाटरफॉल मिलेगा। हाँ, एक कोशिश आप जरूर करिएगा, जब आप बेसी शहर शाम को रुकिए तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी पे जो भी हो, आपको ब्रेक से रिलेटेड कोई इशू हो, या फिर आपको ऑयलिंग करनी है, स्प्रे डालना, सब कुछ एकदम क्लियर करके वहाँ से निकलो, क्योंकि इसके बाद जो है आपको सर्विस नहीं मिलने वाला है। और जो अगर आपकी गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो डे 3 में आपको बेसी शहर से मनांग पहुंचना है। 97 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आपको किलोमीटर में सुनने में नहीं लग रहा है, लेकिन आप अर्ली मॉर्निंग निकलिए और आप लेट इवनिंग में बेसी शहर पहुंच पाएंगे, क्योंकि रास्ते में आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेस मिलेंगे। तो वहाँ रुक के आप फ़ोटो खिंचवाएंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ी गाड़ी के साथ भी कुछ गिरना पड़ना ये भी लगा रहेगा। तो ये सब करते करते पूरा दिन इसमें आप लोग निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है आपको। तो ये दिन आपका सबसे बढ़िया दिन होने वाला है, डे 3। डे 4 आपको मनांग में ही रुकना है और मनांग को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि ये हाइट काफ़ी ज़्यादा हुई, 13,345 से ऐसे कुछ हाइट है। मैं एग्जैक्ट अभी किनारे उसको लिख दूंगा। इस हाइट पे आपको थोड़ा सा अकोमोडेट होने का टाइम मिलना चाहिए। तो डे 4 आपको मनांग रुकना है, मनांग के शहर को एक्सप्लोर करना है। आपको बहुत ब्यूटीफुल जगह मिलेगा देखने को वहाँ पे। बिल्कुल आपको लगेगा कि ये मैं 400-500 साल पहले आ गया हूँ। अगर थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से हटा दिया जाए, लाइट वाली फैसिलिटी हटा दिया जाए, तो आपको ये नहीं लगा कि मैं मॉडर्न एरा में किसी शहर में आया हूँ। बिल्कुल पुरानी वाली फीलिंग आएगी मनांग में। तो वो मनांग को आप एक्सप्लोर करिए। वहाँ पे आप मोनेस्ट्री घूम सकते हैं, उनकी गोम्पा घूम सकते हैं, और उस जगह को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके लोगों से मिल सकते हैं, उनका कल्चर समझ सकते हैं। जैसे हम लोग मनांग जब गए थे तो वहाँ पे देखिए वो लोग भी जो है वो इंडियन सोच और ये सब देखते हैं, और उनकी लेकिन लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। हाँ, मोटी मोटा वो समझ जाते थे, ये काम चल जाता था। ये आपका डे 4 रहा है। डे 5 आपको क्या करना है, डे 5 आपको अर्ली मॉर्निंग निकला है, क्योंकि ये आपके अभी तक के राइड का सबसे टफ डे होने वाला है। आप मनांग से जा रहे हो तिलिचो बेस कैंप पे, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप अपनी गाड़ी उठाइए, एज पॉसिबल जितना मॉर्निंग में आप निकल सकते हैं, 4 बजे निकल सकते हैं तो 4 बजे निकलिए। गाड़ी मनांग से उठाइए, 5 बजे के आसपास आप पैकिंग करके निकलेंगे। 4 बजे उठेंगे तो 5 बजे से आप मनांग निकलेंगे, और आधे घंटे के डिस्टेंस पे जो है वो खांगसर विलेज है, वहाँ खांगसर पहुँच जाइए। बाइक से ही आप आराम से पहुँच जाएंगे खांगसर किसी भी होम स्टे पे या होटल पे, जहाँ भी छोटा मोटा वो शॉप है, वहाँ पे अपनी बाइक को किनारे आराम से पार्क करिए। अपने शरीर को लाइट से लाइट कपड़ा रखिए, थोड़ा सा वूलन कपड़ा और जो विंटर का प्रोटेक्शन के लिए कपड़ा चाहिए वो चाहिए। काम भर की चीज़ें बैग में रखिए, क्योंकि यहाँ से आपकी शुरू होने वाली है ट्रैकिंग, वो भी टफ़ वाली ट्रैकिंग। तो अगर आप 7 बजे के आसपास पहुँच जा रहे हैं, थोड़ा सा जहाँ पे आप बाइक खड़ा करेंगे वहाँ पे आपको पार्किंग का चार्ज नहीं देना, लेकिन उनके यहाँ जब जा रहे हो तब भी जो भी आपको नाश्ता पानी खाना करना है उनके यहाँ करना है। रिटर्न जब हो रहे हैं तब भी आपको उन्हीं के यहाँ करना है। तो डे 5 में आपको क्या करना है कि खांगसर विलेज जाना है। 7-8 बजे के आसपास खांगसर विलेज से पहुंच जाएंगे। वहाँ पे सब कुछ तैयारी करके जो भी आपको ज़रूरत होगी ट्रैकिंग से रिलेटेड वहाँ पे खांगसर में मिल जाएगा। जैसे आप पोल चाहिए, ट्रैकिंग पोल चाहिए, जैसे आप चढ़ाई करते हैं वो मिल जाएगा, और भी जो बेसिक नी सपोर्ट चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा ट्रैकिंग से रिलेटेड। तो खांगसर में अगर कुछ सामान चाहिए तो आप लेके आगे बढ़ जाओ। तो खांगसर से क्या करना, आपको पैदल चलना है। चढ़ाई शुरू में जो है वो धीरे धीरे चढ़ाई मिलेगी, बाद में बहुत टफ चढ़ाई मिलेगी, बहुत ज़्यादा बीच में आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। शुरू के आधे डिस्टेंस में 2-3 जो है आपको खाने पीने की जगह मिलेंगे, लेकिन उसके बाद जो आधा डिस्टेंस आप कवर करेंगे लास्ट के 6 किलोमीटर वो बहुत ख़राब है। बहुत सारा लैंडस्लाइड मिलेगा वहाँ पे, बहुत सारे वाटरफॉल मिलेंगे, टेरन बहुत गंदा मिलेगा और काफ़ी स्कीडी होगा। तो वो बहुत डेंजरस और लाइफ में आपको समझ लो कि सबसे
एडवेंचर वाला एक्सपीरियंस करने को आपको मिलेगा। तो ये पूरा दिन आपका चल जाएगा, क्योंकि आप जो है आपकी फ़िटनेस, नो डाउट आप माउंटेन्स पे जो लोग होते हैं उनकी फ़िटनेस से आप मैच नहीं कर पाओगे। तो हम लोग जैसे जब निकल रहे थे खांगसर विलेज से, मनांग से निकले, खांगसर पहुँचे, खांगसर विलेज से जब निकल रहे थे तो हम लोग पूछे भाई कितना टाइम लगेगा, तो बोले हम लोग को 3-4 घंटे लगेंगे, लेकिन आप लोग जो है 6-7 घंटे लग जाएंगे। लेकिन हम लोग निकले थे 11 बजे, काफ़ी लेट हो गया था, आइडिया नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको आइडिया लग रहा है, मुझे नहीं आइडिया नहीं था। हम लोग 11 बजे निकले थे और रात में लगभग 7:30 बजे जो है हम लोग पहुँचे। तो लगभग 8-8.5 घंटे हम लोग को वहाँ पे पहुँचने में लग गए थे। और हम लोग ऐसा भी नहीं रेस्ट कहीं नहीं किए, 5-10 मिनट का ही 2-4 जो छोटा रेस्ट था वैसा ही था, कंटिन्यूस चलते रहे। लेकिन ये है कि अपनी फिटनेस नहीं थी तो भाई वो स्पीड नहीं गेन पर कर पाते थे, बहुत स्लो और बहुत समझ के और बच के चलना पड़ता था। तो खैर डे 5 आप जो है वो तिरुचो बेस कैंप पहुँच जाइए। और अगर आपकी हिम्मत है, आपकी कैपेसिटी है और आपकी फिटनेस है तो आप डे 5 में तिरुचो बेस कैंप में स्टे करके डे 6 में अर्ली मॉर्निंग 3 बजे आप उठना है और 3:30 बजे के आसपास तिरुचो पीक पे आपको निकल जाना है। काफ़ी हाइट है तिरुचो पीक की, मैं बगल में हाइट आपको दे रहा हूँ। बहुत ही डेंजरस ट्रैक है, बिल्कुल उसकी जो इंक्लाइंड और डिक्लाइंड टफ वाली, और हमेशा वो जो है वो बर्फ़ से पूरा का पूरा तिरुचो लेक जो है वो ढका रहता है। जो सबसे हाइट पर जो है, सबसे डीप लेक जो है वो आपका तिरुचो लेक है। तो आपको वहाँ जाना है। ये आप काम कर रहे हो। पहला दिन आपका क्या था, गोरखपुर से पोखरा मान लो, दूसरा दिन पोखरा से बेसीसर, तीसरा बेसीसर से मनांग, चौथा मनांग में स्टे किया था, 5वां आपने क्या ट्रैक करके पहुंच गए थे आप तिरुचो बेस कैंप। छठा दिन आप जो है तिरुचो पीक पे आपको पहुंचना है, तिरुचो लेक पे आपको पहुंचना है। ये थोड़ी सी टफ है, 3 बजे निकलना है, क्योंकि धूप निकलने के बाद क्या है स्नो जो है वो पिघलने लगती है और उसके बाद वो जो रास्ते हैं उस पर पूरी की पूरी जो है पिघले हुए बर्फ़ की जो पानी है वो आता है, तो बहुत तेज़ वो स्किड करता है। तो चढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी, उतरने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो 3 बजे निकलें और आप कोशिश करें कि 11-12 बजे तक जो है आप रिटर्न जो है अपने बेस कैंप पे आ जाएं। और ये डे 7 पे फिर आपको ट्रैक करके अर्ली मॉर्निंग निकलना है, 5 से 6 बजे निकलना है। अब यहाँ से जाते समय आपको आइडिया लग जाएगा। तो जैसे हम लोग को जाते समय 8 घंटे लगा था, तो आते समय हम लोग को लगे थे 5.5 घंटे। तो वैसे आपके साथ भी होना है, आप 4 से 5 घंटे में आसानी से कवर कर सकते हैं अगर प्री प्लान्ड आपका हो तो। वहाँ अर्ली मॉर्निंग निकलिए सुबह 6 बजे से, और जो है आप 11-12 बजे तक आराम से खांगसर विलेज पहुँच जाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करके कुछ खाना पीना करके अपनी बाइक लेके आप वापस जो है आ सकते हैं। जितना एज सच आप कवर करना चाहते हैं, 1 बजे से निकलते तो आप 7 बजे तक बाइक जो है वो राइड कर सकते हैं। तो 6 घंटे आपके पास मिलेंगे। 6 घंटे में आप बेसी शहर तो नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन आप इस टाइम में दानाक्यू तक आराम से पहुंच सकते हो। दानाक्यू जो है 50 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है और 4 से 5 घंटे आराम से लगेंगे। अब जो है 8th डे पे आते हैं। 8वें दिन पे आपको क्या करना है, जहाँ भी आप रुके थे, चाहे धारा पानी रुके थे, चाहे दानाक्यू रुके थे, वहाँ से आपको निकलना है आपके प्रीवियस डेस्टिनेशन पे। यानी आप पोखरा से गए थे तो पोखरा, या काठमांडू जाना है तो आप काठमांडू जा सकते हैं 8वें दिन। और अगर अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो आप दोपहर तक पहुंच सकते हैं अपने काठमांडू या पोखरा वाले डेस्टिनेशन पे। तो फिर आप रिटर्न होते वक्त अगर कुछ वहाँ पे छूट गया तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और डे 9 पे आप वापस जो है वो गोरखपुर आ सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि आपका जो समय लगेगा पोखरा से या फिर काठमांडू से गोरखपुर आने में वो 6 से लेकर 9 घंटे लगेंगे। काठमांडू से लगभग 8-9 घंटे लग जाएंगे, पोखरा से लगभग 6-7 घंटे लग जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है 9 दिन का आपका एटिनरी हो गया मनांग राइड को कवर करने में। तो होपफुली जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अब जब आप राइड प्लान करेंगे मनांग जाने के लिए तो बहुत आसानी से और इजीली काफ़ी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। मैं जब राइड का प्लान कर रहा था तो जब भी मैं यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करता था तो बहुत अच्छी आइटनरी मुझे नहीं मिल पाती थी। मिलती भी तो नेपाली लैंग्वेज मिलती थी, क्योंकि ये काफ़ी रिमोट है और ऑफ रोड है। तो नेपाली जो राइडर है वो ज़्यादा इसको कवर करते हैं रेदर देन कि इंडियन बाइकर। तो ऐसे में मैंने सोचा भाई मैं जब राइड कंप्लीट करूँगा तो इसको ईजी तरीके से जो मैं एक्सप्लेन करूँगा और अपने ऑडियंस को बताऊँगा कि भाई कैसे आपको मनांग वाली बाइक राइड की ट्रिप कवर करनी है और कितने दिन में कवर करनी है। अब ये 9 दिन की राइड जो है वो गोरखपुर से गोरखपुर हो गई। अब अपने शहर से जहाँ से भी आ रहे हैं आप आने का 1 दिन और जाने का 1 दिन जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से 10 से 11 दिन में ये राइड पूरा कवर कर सकते हैं। इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं तो 1 दिन जो मनांग में आप स्टे किए हैं वो घटा सकते हैं, और तिरुचो बेस कैंप में जो 1 दिन स्टे किए हैं वो घटा सकते हैं। तो जो आपकी राइड 9 दिन की हो रही है वो 7 दिन में कवर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले से ही आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा और आगे फॉलो करते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।